नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल हिंदी कहानी में। आज हम सुनने जा रहे हैं महान साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की एक प्रसिद्ध कहानी भाड़े का टट्टू। यह कहानी केवल एक टट्टू की नहीं बल्कि समाज में उन लोगों की कहानी है जो अपनी मेहनत और मजबूरी के कारण दूसरों का बोझ उठाते हैं। प्रेमचंद जी ने अपनी लेखनी के माध्यम से इंसान की भावनाओं, संघर्षों और सामाजिक सच्चाइयों को बहुत सरल शब्दों में प्रस्तुत किया है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है भाड़े का टट्टू। आगरा कॉलेज के मैदान में संध्या समय दो युवक हाथ से हाथ मिलाए टहल रहे थे। एक का नाम यशवंत और दूसरे का रमेश था। यशवंत डील डौल का ऊंचा और बलिष्ठ था। उसके मुख पर संयम और स्वास्थ्य की क्रांति झलकती थी। रमेश छोटे कद का और इकहड़े बदन का तेजहीन और दुर्बल आदमी था। दोनों में किसी विषय पर बहस हो रही थी। यशवंत ने कहा, मैं आत्मा के आगे धन का कुछ मूल्य नहीं समझता। रमेश बोला, बड़ी खुशी की बात है। यशवंत, हाँ देख लेना, तुम ताना मार रहे हो लेकिन मैं दिखला दूंगा कि धन को कितना तुच्छ समझता हूँ। रमेश, खैर दिखला देना। मैं तो धन को तुच्छ नहीं समझता। धन के लिए 15 वर्षों से किताब चाट रहा हूँ। धन के लिए माँ बाप, भाई बंद सबसे अलग यहाँ पड़ा हूँ। न जाने अभी कितनी सलामियाँ देनी पड़ेंगी, कितनी खुशामद करनी पड़ेगी। क्या इसमें आत्मा का पतन ना होगा? मैं तो इतने ऊंचे आदर्श का पालन नहीं कर सकता। यहाँ तो अगर किसी मुकदमे में अच्छी रिश्वत पा जाए तो शायद छोड़ ना सके। क्या तुम छोड़ दोगे? यशवंत, मैं उसकी ओर आंख उठाकर भी ना देखूंगा और मुझे विश्वास है कि तुम जितने नीच बनते हो उतने नहीं हो। रमेश, मैं उससे कहीं नीच हूँ जितना कहता हूँ। यशवंत, मुझे तो यकीन नहीं आता कि स्वार्थ के लिए तुम किसी को नुकसान पहुंचा सकोगे। रमेश, भाई, संसार में आदर्श का निर्वाह केवल सन्यासी ही कर सकते हैं। मैं तो नहीं कर सकता। मैं तो समझता हूँ कि अगर तुम्हें धक्का देकर तुमसे बाजी जीत सकूं तो तुम्हें जरूर गिरा दूंगा और बुरा ना मानो तो कह दूं, तुम भी मेरा मुझे जरूर गिरा दोगे। स्वार्थ का त्याग करना कठिन है। यशवंत, तो मैं कहूंगा कि तुम भाड़े के टट्टू हो। रमेश, और मैं कहूंगा कि तुम काठ के उल्लू हो। यशवंत और रमेश साथ साथ स्कूल में दाखिल हुए और साथ ही साथ उपाधियां लेकर कॉलेज से निकले। यशवंत कुछ मंदबुद्धि पर बला का मिन्हती था। जिस काम को हाथ में लेता उससे चिमट जाता और उसे पूरा करके ही छोड़ता। रमेश तेज था पर आलसी। घंटे भर भी जमकर बैठना उसको मुश्किल लग रहा था। एमए तक वो आगे रहा और यशवंत पीछे। मेहनत, बुद्धि, बल से परास्त होकर लेकिन सिविल सर्विसेज में पासा पलट गया। यशवंत सब धंधे छोड़कर किताबों पर पिल पड़ा। घूमना फिरना, सैर सपाटा, सर्कस, थिएटर, यार दोस्त सबसे मुंह मोड़कर अपने एकांत कुटीर में जा बैठा। रमेश दोस्तों के साथ गपशप उड़ाता, क्रिकेट खेलता रहता, कभी कभी मनोरंजन के तौर पर किताब देख लेता। कदाचित उसे विश्वास था कि अब की भी मेरी तेजी बाजी ले आएगी। अक्सर जाकर यशवंत को दिक करता, उसकी किताब बंद कर देता, कहता, क्यों प्राण दे रहे हो? सिविल सर्विसेज कोई मुक्ति तो नहीं जिसके लिए दुनिया से नाता तोड़ लिया जाए। यहाँ तक कि यशवंत उसे आते देखता तो किवाड़े बंद कर लेता। आखिर परीक्षा का दिन आ पहुंचा। यशवंत ने सब कुछ याद किया था पर किसी प्रश्न का उत्तर सोचने लगता तो उसे मालूम होता, मैं जितना पढ़ा था सब भूल गया। वह बहुत घबराया हुआ था। रमेश पहले से कुछ सोचने का आदी ना था। सोचता, जब पर्चा सामने आएगा उस वक्त देखा जाएगा। वह आत्मविश्वास से फूला फूला फिरता था। परीक्षा का फल निकलना तो सुस्त कछुआ तेज खरगोश से बाजी मार ले गया था। अब रमेश की आंखें खुली पर वह हताश ना हुआ। योग्य आदमी के लिए यश और धन की कमी नहीं, यह उनका विश्वास था। उसने कानून की परीक्षा की तैयारी शुरू की और यद्यपि
उसने बहुत ज्यादा मेहनत की, लेकिन अव्वल दर्जे में पास हुआ। यशवंत ने उसको बधाई का तार भेजा। अब एक जिले का अफसर हो गया था। 10 साल गुजर गए। यशवंत दिलो जान से काम करता था और उसके अफसर उससे बहुत प्रसन्न थे। पर अफसर जितने प्रसन्न थे, मातहत उतने ही अप्रसन्न रहते थे। वह खुद जितनी मेहनत करता था, मातहतों से भी उतनी ही मेहनत लेना चाहता था। खुद जितना बेलौस था, मातहतों को भी उतना ही बेलौस बनाना चाहता था। ऐसे आदमी बड़े करगुजर समझते हैं। यशवंत की करगुजरी का अफसरों पर सिक्का जमता जाता था। 5 वर्षों में ही वह जिले का जज बना दिया गया। रमेश इतना भाग्यशाली ना था। वह जिस इजलस में वकालत करने जाता, वही असफल रहता। हाकिम को नियत समय पर आने में देर हो जाती तो खुद भी चल देता और फिर बुलाने से भी ना आता। कहता, अगर हकीम वक्त पर पाबंदी नहीं करता तो मैं क्यों करूं? मुझे क्या गरज पड़ी है कि घंटों उसके इजलास पर खड़ा होकर उनकी राह देखा करूं? बहस इतने निर्भीकता से करता है कि खुशामद के आगे हुक्काम की निगाहें में उनकी निर्भीकता गुस्ताखी मालूम होती है। सहनशीलता उसे छू नहीं गई थी। हाकिम हो या दूसरे पक्ष का वकील, जो उसके मुंह लगता उसका खबर ले लेता था। यहाँ तक कि एक बार वह जिला जज से ही लड़ बैठा। फल यह हुआ कि उसकी सनद छीन ली गई, किंतु मुवक्किलों के हृदय में उसका सम्मान ज्यों का त्यों रहा। तब उसने आगरा कॉलेज में शिक्षक का पद प्राप्त कर लिया, किंतु यहाँ भी दुर्भाग्य ने साथ न छोड़ा। प्रिंसिपल से कहने पर पहले ही दिन खटपट हो गई। प्रिंसिपल का सिद्धांत था कि विद्यार्थियों को राजनीतिक से अलग रहना चाहिए। वह अपने कॉलेज के किसी छात्र को किसी राजनीतिक जलसे में शरीक ना होने देते। रमेश पहले ही दिन इस आज्ञा का खुल्लम खुल्ला विरोध करने लगा। उसका कथन था कि अगर किसी को राजनीतिक जलसों में शामिल होना चाहिए तो विद्यार्थी को। यह भी उसकी शिक्षा का एक अंग है। अन्य देशों में छात्रों ने युगांतर स्थापित कर दिया है, तो इस देश में क्यों उनकी जबान बंद की जाती है? इसका फल यह हुआ कि साल खत्म होने से पहले ही रमेश को इस्तीफा देना पड़ा। किंतु विद्यार्थियों पर उसका दबाव तिल भर भी कम न हुआ। इस भांति कुछ तो अपने स्वभाव और परिस्थितियों ने रमेश को मार मार कर हाकिम बना दिया। पहले मुवक्किलों का पक्ष लेते अदालत से लड़ा, फिर छात्रों का पक्ष लेकर प्रिंसिपल से रार मोल ली, अब प्रजा का पक्ष लेकर सरकार को चुनौती दी। वह स्वभाव से ही निर्भीक, आदर्शवादी, सत्यभक्त तथा आत्माभिमानी था। ऐसे प्राणी के लिए प्रजा सेवक बनने के सिवा और उपाय ही क्या था? समाचार पत्रों में वर्तमान परिस्थिति पर उनके लेख निकलने लगे। उनकी आलोचना इतनी स्पष्ट, इतनी व्यापक और इतनी मार्मिक होती थी कि शीघ्र ही उसकी कीर्ति फैल गई। लोग मान गए, इस क्षेत्र में एक नई शक्ति का उदय हुआ है। अधिकारी लोग उनके लेख पढ़कर तिलमिला उठते थे। उसका निशान इतना ठीक बैठता था कि उससे बच निकलना असंभव था। अतिशयोक्ति तो उनके सिर पर सनसनाती हुई निकल जाती थी। उनका वो दूर से तमाशा देख सकते थे। अभिज्ञताओं की वे उपेक्षा कर सकते थे। ये सब शस्त्रे उनके पास पहुंचते ही ना थे, रास्ते में ही गिर पड़ते थे। पर रमेश के निशाने सिरों पर बैठते और अधिकारियों में हलचल और हाहाकार मचा देते थे। देश की राजनीतिक स्थिति चिंताजनक हो रही थी। यशवंत अपने पुराने मित्र के लेखों को पढ़ पढ़कर कांप उठते थे। भय होता कहीं वह कानून के पंजे में ना आ जाए। बार बार उसे संयत करने की ताकीद करते, बार बार मिन्नतें करते कि जरा अपनी कलम को और नरम कर दो। जानबूझकर क्यों विषधर कानून के मुंह में उंगली डालते हो? लेकिन रमेश का नेतृत्व का नशा चढ़ा हुआ था। वह इन पत्रों का जवाब तक ना देता था। 5वें साल यशवंत बदलकर आगरे का जिला जज हो गया। देश की राजनीतिक दशा चिंताजनक हो रही थी। खुफिया पुलिस ने एक तूफान खड़ा कर दिया था।
उसकी कपोल कल्पित कथाएं सुन सुनकर हुक्कामों की रूह फना हो रही थी। कहीं अखबारों का मुंह बंद किया जाता था, कहीं प्रजाओं के नेताओं का। खुफिया फुलूस ने अपना उल्लू सीधा करने के लिए हुक्कामों को इस तरह कान भरे कि उन्हें हर तरफ स्वतंत्र विचार रखने वाला आदमी खूनी और कातिल नजर आता था। रमेश यह अंधेरा देखकर चुप बैठने वाला मनुष्य न था। ज्यों-ज्यों अधिकारियों की निरंकुशता बढ़ती थी, त्यों-त्यों उसका भी जोश बढ़ता था। रोज कहीं न कहीं व्याख्यान देता और उनके प्रायः सभी व्याख्यान विद्रोहात्मक भावों से भरे होते थे। स्पष्ट और खड़ी बातें कहना ही विद्रोह है। अगर किसी का राजनीतिक भाषण विद्रोहात्मक नहीं माना गया, तो समझ लो उसने अपनी आंतरिक भावों को गुप्त रखा है। उसके दिल में जो कुछ है, उसे जबान पर लाने का साहस उसमें नहीं है। रमेश ने मनोभावों को गुप्त रखना सीखा ही न था। प्रजा का नेता बनकर जेल और फांसी से डरना क्या? जो आफत आने हो आवे, वह सब कुछ सहने को तैयार बैठा था। अधिकारियों की आंखों में वह भी सबसे ज्यादा गड़ा हुआ था। एक दिन यशवंत ने रमेश को अपने यहाँ बुला भेजा। रमेश के जी में आया कि कह दे, तुम्हें आते क्या शर्म आती है? आखिर हो तो गुलाम ही। लेकिन फिर कुछ सोचकर कहला भेजा, कल शाम को आऊंगा। दूसरे दिन वह ठीक 6 बजे जसवंत के बंगले पर जा पहुंचा। उसने किसी से इसका जिक्र ना किया। कुछ तो यह ख्याल था कि लोग कहेंगे मैं अफसरों की खुशामद करता हूँ, और कुछ यह कि शायद इससे यशवंत का कोई हानि पहुंचे। वह यशवंत के बगल पर पहुंचा तो चिराग जल चुके थे। यशवंत ने आकर उसे गले से लगा लिया। आधी रात तक दोनों मित्रों ने खूब बातें होती रही। यशवंत ने इतने में नौकरी के जो अनुभव प्राप्त किए सब बयान किए। रमेश को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि यशवंत के राजनीतिक विचार कितने विषय में मेरे विचारों से भी ज्यादा स्वतंत्र हैं। उनका यह ख्याल बिल्कुल गलत निकला कि वह बिल्कुल बदल गया होगा, वफादारी की राग अलापता होगा। रमेश ने कहा, भले आदमी जब इतने जले हुए हो तो छोड़ क्यों नहीं देते नौकरी, और कुछ ना सही अपनी आत्मा की रक्षा तो कर सकोगे। यशवंत, मेरी चिंता पीछे करना, इस समय अपनी चिंता करो। मैंने तुम्हें सावधान करने को बुलाया है। इस वक्त सरकार की नजर में तुम बेतरह खटक रहे हो। मुझे भय है कि तुम कहीं पकड़े ना जाओ। रमेश, इसके लिए तो तैयार बैठा हूँ। यशवंत, आखिर आग में कूदने से लाभ ही क्या? रमेश, हानि लाभ देखना मेरा काम नहीं। मेरा काम तो अपने कर्तव्य का पालन करना है। यशवंत, हठी को तुम सदा के हो, मगर मौका नाजुक है। संभले रहना ही अच्छा है। अगर मैं देखता कि जनता में वास्तविक जागृति है, तो तुम्हें पहले ही मैदान में आता। पर जब देखता हूँ कि अपने ही मरे स्वर्ग देखना है, तो आगे कदम रखने की हिम्मत नहीं पड़ती। दोनों दोस्त ने देर तक बातें की। कॉलेज का दिन याद आए। सहपाठी के लिए कॉलेज की पुरानी स्मृतियां मनोरंजन और हास्य का अविरल स्रोत हुआ करती है। अध्यापकों पर आलोचनाएं हुई, कौन कौन साथी क्या कर रहा है इसकी चर्चा हुई। बिल्कुल यह मालूम होता था कि दोनों अब भी कॉलेज के छात्र हैं। गंभीरता नाम को भी ना थी। रात ज्यादा हो गई। भोजन करते करते 1 बज गया। यशवंत ने कहा, अब कहाँ जाओगे? यहीं सोए रहो और बातें करो। तुम तो कभी आते भी नहीं। रमेश ने रमते जोगी थे ही खाना खाकर बात करते करते सो गया। नींद खुली तो 9 बज गए थे। यशवंत सामने खड़े मुस्कुरा रहे थे। इसी रात को आगरे में भयंकर डाका पड़ गया। रमेश 10 बजे घर पहुंचा तो देखा पुलिस ने उनका मकान घेर रखा है। इन्हें देखते ही एक अफसर ने वारंट दिखाया। तुरंत घर की तलाशी होने लगी। मालूम नहीं क्यों कर रमेश के मेज में दराज में एक पिस्तौल निकल आया। फिर क्या था, हाथों में हथकड़ी पड़ गई। अब किसे उनके डाके में शरीक होने से इनकार हो सकता था। और भी कितने ही आदमियों पर आफत आई। सभी प्रमुख नेता चुन लिए गए। मुकदमा चलने लगा। औरों की बातें को ईश्वर जाने पर रमेश निरपराध था। उसका उसके पास ऐसा प्रबल प्रमाण था
जिसकी सत्यता से कोई इनकार ना हो सकता था। पर क्या वह इस प्रमाण का उपयोग कर सकता था? रमेश ने सोचा, यशवंत स्वयं मेरे वकील द्वारा सफाई की गवाहों में अपना नाम लिखने का प्रस्ताव करेगा। मुझे निर्दोष जानते हुए वह कभी मुझे जेल न जाने देगा। वह इतना हृदय शून्य नहीं है। लेकिन दिन गुजरते जाते थे और यशवंत की ओर से इस प्रकार का कोई प्रस्ताव न होता था और रमेश खुद संकोचवश उसका नाम लिखते हुए डरते थे। न जाने इसमें उसे क्या बाधा होती थी। अपनी रक्षा के लिए वह उसे संकट में ना डालना चाहते थे। यशवंत हृदय शून्य ना थे, भाव शून्य ना थे, लेकिन कर्म शून्य अवश्य थे। उन्हें अपने परम मित्र को निर्दोष मारे जाते देखकर दुख होता था। कभी कभी रो पड़ते थे, पर इतना साहस ना होता था कि सफाई देकर उसे छुड़ा ले। न जाने अफसरों का क्या ख्याल हो, कहीं यह ना समझने लगे कि मैं भी षड्यंत्रकारी के सहानुभूति रखता हूँ। मेरा भी उसके साथ कुछ संपर्क है। यह मेरी हिंदुस्तान ही होने का दंड है। जानकर जहर निगलना पड़ रहा है। पुलिस ने अफसरों पर इतना आतंक जमा दिया, चाहे मेरी शहादत से रमेश छूट भी जाए, खुल्लम खुल्ला मुझ पर अविश्वास ना किया जाए। पर दिलों से यह संदेह क्यों कर दूर होगा कि मैंने केवल एक स्वदेश बंदूक के छुड़ाने के लिए झूठी गवाह दी, और बंधु भी कौन, जिस पर राजविद्रोह का अभियोग है। इसी सोच विचार में एक महीना गुजर गया। उधर मजिस्ट्रेट ने यह मुकदमा यशवंत ही के इजलास में भेज दिया। डाके में कई खून हो गए थे और मजिस्ट्रेट को उतनी ही कड़ी सजाएं देने का अधिकार ना था जितनी उसके विचार में दी जानी चाहिए थी। तो दोस्तों, आज ये कहानी यहीं समाप्त करते हैं। आगे की कड़ी लेकर मैं फिर अगले वीडियो में आपके साथ प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें। जय हिंद, जय भारत।